तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। आज हम लोग भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारत की जनजातियों से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को जानेंगे और समझेंगे। एक तो जानेंगे कि जनजाति निर्धारण के लिए जो पैमाना तय किया गया है वो कौन से पैमाना है और किस समिति के आधार पर तय किया गया है। फिर जनजातियों को हम किस रूप में डिफाइन कर सकते हैं और साथ ही कुछ विशेष ऐसी जनजातियां हैं भारत में जिनकी कुछ विशेषताएं हैं, उसे हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पिछले 2 लेक्चरों में हम लोगों ने प्रजातियों का वर्गीकरण किया था, भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण हम लोगों ने देख लिया है और विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण भी हम लोगों ने देख लिया है। तो आज हम लोग जनजातियों पर डिस्कशन कर लेते हैं। भारत में जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कुछ खास किस्म की जनजातियां पाई जाती हैं। तो वो लिस्ट आपको हर जगह मिल जाएगा, तो वो आप कहीं से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ और मुद्दों पे बातें करना चाहता हूँ। तो हेडिंग डाल लीजिए, भारत की जनजातियों से जुड़े प्रमुख विशेषताएं, ये हेडिंग हुआ आप लोग का, विशेषताएं। ठीक है, एक मिनट। प्रमुख विशेषताएं, राइट। अगर हम लोग जनजातियों की बात करेंगे तो आपको पता है कि ढेर सारी जनजातियां अलग अलग जगहों पे पाई जाती हैं। इसमें क्लियर नहीं आ रहा है, एक मिनट। तो वो नाम बेसिकली आप लोग नोट कर सकते हैं कहीं से भी। भारत में प्रमुख जनजातियां मैं दिखाना चाहता हूं, अगर मिल जाए पूरा नाम तो मैं आपको सिर्फ दिखा देना चाहता हूं कि बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा, आप वहां से सीधे सीधे नोट कर सकते हैं कि कौन सी जनजाति कहां पे है। ये बहुत साफ नहीं आ रहा है, छोड़िए, हटाइए। अच्छा, इसको रहने देते हैं हम लोग। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। बेसिकली जनजातियों से जुड़ी हुई चीजें हम लोगों को देखना है। अलग अलग राज्यों की जनजाति है, ये आपका होमवर्क होगा। आप देख लेंगे कि भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनका नाम आप इसी जगह नोट्स बना लेंगे। कौन कौन सी जनजातियां हैं। बेसिकली कुछ जनजातियां होती हैं जो कभी कभी 1-2 नंबर के प्रश्न आ जाता है कि ये जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है, तो वो आप वहां पे नोट करेंगे। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ जनजाति को लेकर। सवाल उठता है कि जनजाति से क्या तात्पर्य है। जो हम कहते हैं जनजाति, तो इससे तात्पर्य क्या है जनजाति से। तो बेसिकली जनजाति होता क्या है, जनजाति कुछ और नहीं है बल्कि ये मानवों का एक समुदाय है। तो इसे बोलते हैं यह एक मानव समुदाय है, एक ग्रुप्स है, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये एथनिक ग्रुप्स हैं। एक प्रकार की निर्जाति समूह भी होती है। लेकिन इस समुदाय की कुछ खास चीजें होती है। जैसे एक तो यह जो समुदाय है एकाकी जीवन जीता है, यह एकाकी जीवन जीता है, एकांत में रहता है। और जहां पे रहता है वहां पे जटिल पर्यावरणीय घटक होता है, परिस्थिति होता है, जटिल पर्यावरणीय परिस्थिति होता है, परिस्थिति होता है। इसके अलावा कहा जाता है कि ये एक ऐसा समुदाय है कि ये अन्य मानव समूहों से अलग होते हैं। ये मानव समूहों से अलग होते हैं, यानी उनसे बिल्कुल कटे रहते हैं। अन्य मानव समूहों से अंतराकर्षण कम होता है, ऐसे कर लीजिए। अंतराकर्षण सीमित होता है। और इन तीनों का परिणाम ये होता है कि ये पिछड़ जाते हैं।
विकास में, कई सारी चीजों में पिछड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, पिछड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही समूह को हम जनजाति समूह के नाम से जानते हैं। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि भारत में कोई स्पष्ट रूप से ये नहीं कि ये जनजाति है, बल्कि भारत सरकार और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये सरकार के पास यह राइट, ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन बेसिस के आधार पे वो देखे कि कौन सा ऐसा मानव समुदाय है जो इस प्रकार के पिछड़ेपन का शिकार है और साथ ही एकाकी जीवन जी रहा है, जहाँ पे रह रहा है, जटिल पर्यावरणीय परिस्थिति है वहाँ पे, और अन्य मानव समूहों से अंतराकर्षण आकर्षण बहुत ही सीमित है और इन सब वजहों से पिछड़ गया है। तो बेसिकली जनजातियों से तात्पर्य यही होता है। एक सामान्य सी जनजाति की समझ है कि हम किसे जनजाति बोलते हैं, और जनजाति किसी भी समुदाय या वर्ग को ट्राइब्स यानी जनजाति घोषित करने का जो अधिकार है वो अधिकार है राष्ट्रपति के पास, इस सरकार के पास से। कुल मिलाकर के ऐसे के लिए संविधान में इस चीज की चर्चा की गई है और पॉलिटी वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है। अब आते हैं कि भारत में जो जनजातियों का निर्धारण होता है, तो जनजाति निर्धारण, या ऐसे कह लीजिए जनजातियों के निर्धारण का मानदंड क्या है, निर्धारण का मानदंड क्या है। और बेसिकली जनजाति निर्धारण के लिए जो मानदंड तय किया गया वो तय किया गया था चंद्रा समिति के द्वारा, चंद्रा समिति के द्वारा 1960 में। और चंद्रा समिति ने कुल 5 मानदंड निर्धारित किए, जिसमें से पहला जो मानदंड था कि आदिम विशेषताएं हो, आदिम मतलब आदिमानव, आदिमानव की विशेषताएं, जिसे बोलते हैं आदिम विशेषताएं, उनका रहन सहन आदि मानवों की तरह हो। आदि मानव कैसे रहते थे? कपड़े या तो बिल्कुल नहीं होता था या बहुत ही कम होता था, जंगल में शिकार करना, जंगल में रहना, आदिम विशेषताओं के तहत कई सारी चीजें शामिल हो जाती है। उसके अलावा अच्छा यहाँ पे आदिम विकार जैसे वस्त्र नहीं पहनना या तो बिल्कुल ही कम पहनना, वस्त्र नहीं पहनना या बहुत कम पहनना, बहुत कम धारण करना, पहनना बोले धारण करना, या वस्त्र अगर धारण भी कर रहे हैं ना तो ये प्रॉपर वस्त्र नहीं होता बल्कि पेड़ के पत्ते और छाल वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। या मैंने बताया अगर कपड़े धारण कर रहे हैं तो एक कम मात्रा में धारण करेंगे, या पूरा जैसे कि बदन के कुछ हिस्से जो जरूरी हिस्से हैं वही ढकते हैं, ये बाकी हिस्सा खुला रहता है, जरूरी हिस्सा ढका रहता है और बाकी खुला रहता है। आदिम विशेषताओं में और बहुत सारी चीजें, जो खाद्य संग्रह की बात की है ना, खाने पीने के लिए, तो ये शिकार करते हैं या फिर पेड़ के फल वगैरह खाते हैं, पेड़ के पत्ता फल दोनों जोड़ लीजिए, पत्ते भी खाए जाते हैं, पत्ते और फल वगैरह खाते हैं, यानी खाद्य संग्रह के लिए कोई विशेष तकनीक नहीं है इनके पास, इसी पर अपना जीवन जीते हैं और जंगलों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। यही आदिम विशेषताओं के तहत इन चीजों को शामिल कर लिया जाता है, इनकी आदिम विशेषताएं। दूसरा जो प्रमुख है कहा जाता है इनकी जो संस्कृति हो वो भिन्न संस्कृति हो। भिन्न संस्कृति यानी कि बाकी लोगों से अलग कई मामलों में भिन्न संस्कृति हो। भिन्न संस्कृति किस चीज में हो सकता है? इनके खान पान में हो सकता है भिन्न संस्कृति, विवाह में भिन्न संस्कृति हो सकता है, और उसके बाद शवाधान में भिन्न संस्कृति हो सकता है। इनका जो कल्चर है बिल्कुल अलग तरीके का कल्चर है। विवाह में हम लोग देखते हैं कई सारी जनजातियों में प्रचलन होता है विवाह के लिए कि विवाह से पहले जो लड़का लड़की है उनको एक ही रूम में 2-3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, और उसमें बाद में 3 दिन के बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें कंटिन्यू आगे रहना है या नहीं रहना है।
कई जगहों पे डांस की प्रक्रिया चलती है, कोई उत्सव होता है, डांस करते हैं, जाकर के लड़का किसी लड़की किसी लड़के को पसंद कर ली तो वहां पे विवाह हो जाता है। अच्छा, जो जनजातियां होती हैं ना, उनकी एक खास विशेषता होती है कि विवाह के मामले में महिलाओं को विशेषाधिकार होता है। यहाँ पे महिलाओं को विशेषाधिकार होता है, और इस मामले में ये हमारे आधुनिक जो लोग हैं उनसे काफी आगे हैं। यहाँ पे बेसिकली लड़की महिला ही तय करती है कि हमें शादी किससे करना, उनको राइट्स दिए जाते हैं ज्यादा महिलाओं को शादी के एस्पेक्ट में कि आप किससे शादी करना चाहते हैं। और विवाह के मामले में और भी कई सारे रिवाज होते हैं, जैसे एक ही महिला कई लोगों से शादी कर ले रही है। उसी प्रकार जो है कि कुछ जगहों पर रिवाज है कि जो एक भाई घर में शादी कर लिया तो सभी भाइयों की बीवी मानी जाएगी, ऐसे रिवाज है। तो हो गया एक ही महिला के कई सारे पति। उसी प्रकार बहुपत्नी प्रथा भी इनके उसमें पाया जाता है, एक ही पुरुष की कई सारी पत्नियां। तो विवाह के मामले में खान पान मैंने बताया, शिकार, मांस, दारू वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं, पत्ते वगैरह। और शवाधान में कहीं जलाया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो जनजातियां होती हैं शवाधान की पद्धति में वो अपने शवों को जमीन के अंदर दफना देती है। भिन्न संस्कृति हो गया ना, ये नंबर देखिए प्रमुख विशेषता है ये, नंबर 1 ये चीजें आगे। दूसरी भिन्न संस्कृति। तीसरी अगर हम बात करें इसकी तो तीसरी हो जाएगी सार्वजनिक संपर्क से बचना। सार्वजनिक संपर्क से बचना। सार्वजनिक संपर्क मतलब सबसे मिलते जुलते नहीं है। जैसे आप जाएंगे अंडमान निकोबार देशों में तो उनको किसी से मिलना जुलना ये पसंद नहीं करते। आम लोगों में ये घुलते मिलते नहीं है। सीधा सा मतलब है कि भारत के बाकी लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं है, घुलते मिलते नहीं है, सार्वजनिक संपर्क से बचते। चौथा जो मानदंड निश्चित किया गया, भौगोलिक अलगावत। भौगोलिक अलगावत दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक संपर्क के मतलब यहां पर हो जाता है सामाजिक अलगाव, इसे बोल सकते हैं हम लोग। ये सामाजिक अलगाव में जीते हैं, सिर्फ अपने समाज के अलावा बाकी समाज से मिलना नहीं चाहते। भौगोलिक अलगाव का भी मतलब हो गया कि जब हम भूगर्भिक दृष्टि से अलग होते हैं, क्षेत्र के आधार पे वो अलग हो जाते हैं, क्षेत्रीय अलगाव होता है। जंगल में पड़े हुए हैं, बाकी लोगों से कोई तालमेल नहीं है, भौगोलिक रूप से एकदम अलग थलग है, इसे बोलते हैं हम लोग क्षेत्र अलगाव। इनका क्षेत्र ही अलग होता है। जंगलों में पता चला रह रहे हैं एकदम अंदर, बाकी लोगों से कोई संपर्क नहीं, पहाड़ी की चोटी पे रह रहे हैं, कोई संपर्क नहीं। और लास्ट जो 5वां मानदंड निश्चित किया गया वो निश्चित किया गया पिछड़ापन। और सीधा सा मतलब आप समझ सकते हैं कि जब इन सब चीजें, इस तरीके की चीजें कोई भी रहेगा तो पिछड़ापन का शिकार हो जाएगा। वो पिछड़ापन का शिकार हो जाएगा। तो चंद्रा समिति ने ये कुल 5 मानदंड निश्चित किए, और इन्हीं मानदंडों के आधार पे आज भारत में जनजातियों का निर्धारण किया जाता है कि कौन जनजाति होगा, कौन सा जनजाति नहीं होगा। चंद्रा समिति की ये रिकमेंडेशन है, ये ध्यान रखें। अब आते हैं हम लोग कुछ खास जनजातियों के बारे में, कुछ खास चीजें जानते हैं। तो खास जनजातियों की खास विशेषताएं, खास जनजातियों की खास विशेषताएं या प्रमुख जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं भी कर सकते हैं। देखिए, एक जनजाति है गद्दी, आप नाम सुने होंगे। बेसिकली गद्दी भेड़ पालन करते हैं। इसी प्रकार एक जनजाति बकरवाल जो बकरी पालती है। इसी प्रकार एक जनजाति भोटिया। ये कहते हैं ये जो तीनों जनजातियां हैं ना, ये ऋतु प्रवास करती हैं, ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है। ऋतु प्रवास इन द सेंस के अलग अलग ऋतु में अलग अलग जगहों पे चली जाती है। हालांकि अभी बहुत सारी जनजाति, जैसे गद्दी जनजाति पूरी तरीके से आम जनमानस में घुल मिल गई है।
घुल मिल करके रह रही है। इलाहाबाद में गद्दी लोग पाए जाते हैं, लेकिन बेसिकली अब उनकी जो कंडीशन है वो जनजातियों की श्रेणी में ही रह गई। अतीक अहमद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो गद्दी थे वो, लेकिन वो गद्दी जनजाति वाला हिसाब किताब नहीं था, वो गद्दी एक अलग बिरादरी है। कई सारे लोगों को लगता है कि वही गद्दी जनजाति थे, नहीं, कभी नहीं थे जनजाति, वो एक अलग बिरादरी बन गई। और इलाहाबाद में गद्दियों को माना गया कि वो बड़ी खतरनाक टाइप के होते हैं गद्दी, मारपीट उन्हें बहुत पसंद होता है। तो इलाहाबाद में मैक्सिमम जो गद्दी है वो थोड़ा सा डेंजरस टाइप के हैं। ऋतु प्रवास करने वाली पूछता है कि भोटिया जनजाति, अक्सर ये इसके बारे में पूछ जाता है। तो ये ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है। ऋतु प्रवास का मतलब ऋतुओं के अनुसार अपने आवास को बदल देना, दूसरे जगह चले जाना, प्रवास कर जाना। इसी प्रकार एक जनजाति है उरांव जनजाति, 2 नंबर, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मिलती है ये उरांव जनजाति। कभी आप गए होंगे छत्तीसगढ़ झारखंड में, उरांव जनजाति से मिला हुआ हूं, गया भी हूं। छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों जगह हमने उरांव जनजाति को देखा है। मेंस जब होता था छत्तीसगढ़ पीसीएस, तो उस दौरान मेंस देने के पर्पस ही मैं गया था, और झारखंड भी मेंस देने के पर्पस से गया। उसके बाद 1-2 बार मैं झारखंड में घूमने के पर्पस से गया, क्योंकि मेंस देने के दौरान रांची और उसके आसपास का क्षेत्र मुझे बहुत पसंद आया। तो फिर बाद में मैं 2 बार गया था, स्पेशली रांची गया था। तो वहां मैंने देखा कि जो उरांव जनजाति है ना, वो पूरी तरीके से फुल्ली ईसाई बन चुकी है। फिर बाद में जनजातियों के अध्ययन के दौरान मैंने देखा कि इसका जिक्र भी आया है किताबों में कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में बसने वाली जो उरांव जनजाति है उनका ईसाईकरण कर दिया गया है। यानी इस जनजाति के 90% से ज्यादा लोग ईसाई हो गए। ईसाईकरण का मतलब यही होता है, ध्यान रखिएगा, 90% से ज्यादा लोग, तो इनका हो गया है ईसाईकरण। ईसाईकरण हो गया। इसके अलावा एक जनजाति है तमिलनाडु की, टोड जनजाति या टोडा जिसे बोलते हैं, टोडा जनजाति। इसके बारे में कहा जाता है कि यह नीलगिरी के पहाड़ी पर, नीलगिरी के पर्वत पे रहते हैं। नीलगिरी पर्वत के बेसिकली ढलान वाले हिस्से पे इनका आवास होता है, आवास बनाकर रहते हैं। और कहते हैं कि यह जो जनजाति है, ये लोग भैंस पालन करते हैं, भैंस पालन करते हैं। और इस जनजाति की खास विशेषता है कि यह मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। यहाँ पे मातृसत्तात्मक समाज पाया जाता है टोडा जनजाति के बारे में। मातृसत्तात्मक मतलब यहाँ पे महिला प्रधान होती हैं, इनके परिवार का हेड होती हैं महिलाएं। भैंसों का ये स्पेशली करते हैं पालन। इसी प्रकार एक जनजाति है उत्तराखंड की, जिसे बोलते हैं हम लोग जौनसारी, नाम सुने होंगे। और यह ऐसी जनजाति है कि अभी इनके यहाँ बहुपति प्रथा प्रचलन में है। बहुपति प्रथा, प्रश्न पूछता है कि भारत में कौन सी जनजाति है जहां बहुपति प्रथा प्रचलन है। तो जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की, जहां पे एक महिला कई लोगों से शादियां करती है। इसी प्रकार एक जनजाति है तमिलनाडु की जनजाति है, जिसका नाम है कोट जनजाति। ये सब पॉइंट आउट करते चलिए, आप लिखते जाइएगा। कोट जनजाति कहते हैं कि यह जो जनजाति है बर्तन निर्माण के कार्य से जुड़ी होती है, बर्तन निर्माण के कार्य से। इसी प्रकार एक जनजाति है अगरिया, और अगरिया जनजाति के बारे में कहा जाता है कि यह लोहा निर्माण के कार्य से जुड़ी होती है। आप लोग देखते होंगे कि अभी कई सारे लोग जो लोहा निर्माण में हैं वो अगरिया समुदाय से बिलोंग करते हैं, और कुछ लोग तो जनजाति से की स्थिति से, मतलब एक पूरी तरीके से एक जाति के रूप में स्थापित हो गए हैं। ये प्रश्न पूछता है कोट जनजाति किस कार्य से जुड़ी होती है, बर्तन निर्माण। अगरिया जनजाति किस कार्य से जुड़ी होती है, लोहा निर्माण। इसी प्रकार एक जनजाति खैरवार, ये आप देखेंगे पाया जाता है खैरवार। तो आप जाने खैरवार, खैर और कत्था
उत्पादन से जुड़ा है। खैर और कत्था, कत्था समझो पान में लगाया जाता है, और खैर भी एक प्रकार का वैसे ही खाने वाली चीज है, खैर और कत्था, खैरवाड़ जनजाति। इसी प्रकार एक बहुत ही प्रसिद्ध जनजाति है राजस्थान की मीणा जनजाति, या मीना जिसे बोलते हैं, मीणा जनजाति। इस जनजाति के बारे में कहा जाता है कि देश की सबसे अग्रणी जनजाति है, अग्रणी जनजाति है, अग्रणी इन द सेंस सबसे विकसित जनजाति है। और माना जाता है कि सभी जनजाति समुदायों में सबसे ज्यादा आगे, हर चीज में, तकनीकी में, पैसे में, हर चीज में सबसे आगे हैं। तो मानते हैं कि तकनीकी रूप से सबसे ज्यादा विकसित है, तकनीकी रूप से सबसे ज्यादा विकसित है। इनके पास सर्वाधिक आधुनिक सुविधाएं हैं जनजातियों में, मीणा जनजाति। और इसके कई कारण हैं। आज भारत में जितनी भी सरकारी नौकरी है, चाहे वो आईएएस हो या स्टेट पीसीएस हो या कोई अदर सरकारी नौकरी हो, इन सरकारी नौकरियों में सर्वाधिक जो प्रतिशत है इन्हीं का है, मीणा जनजाति का प्रतिशत है, सबसे ज्यादा प्रतिशत। सिविल सर्विसेज में प्रश्न पूछता है कि भारत की कौन सी जनजाति है जो सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज में प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है, मीणा जनजाति। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में पाई जाने वाली जनजाति मीणा जनजाति। और राजस्थान में कई मीणा पाए जाते हैं, अलग अलग मीणा है। जैसे जमींदार मीणा, पूछता है कि कौन सी जनजाति जमींदार जनजाति है, तो मीणा जनजाति या मीना जिसे बोलते हैं, सॉरी मीणा जनजाति, ये जमींदार जनजाति मानी जाती है, मीणा जनजाति। इसके अलावा और पाया जाता है यहाँ पे मीणा के अलावा चौकीदार मीणा, जमींदार मीणा, तो इसी प्रकार चौकीदार मीणा, और एक परियार मीणा होता है। कई प्रकार के मीणा होते हैं, परियार मीणा, अलग अलग मीणा। तो सबसे आधुनिक, सबसे विकसित, सरकारी सेवाओं में सबसे ज्यादा मीणा जनजाति। इसलिए राजस्थान के जो मीणा है आप देखेंगे बहुत ही जनजाति की तरह लगेंगे ही नहीं आपको। इसके अलावा एक जनजाति है सहरिया, जो मैं बता रहा था ना कि वो निर्माण कार्यों से, तो ये जुड़े होते हैं शहद निर्माण से, शहद संग्रह, निर्माण नहीं बल्कि शहद संग्रह, इसके द्वारा ये जीविकोपार्जन करते हैं। इसी प्रकार बस्तर की एक जनजाति है जिसको बोलते हैं माड़िया, या इसी को बोला जाता है मुडिया, मारिया या मुडिया। एक नाम और है अबू झमरिया भी से बोलते हैं, अबू झमरिया। इनका जो आवास होता है उस आवास को बोला जाता है घोटुल, घोटुल बोलते हैं उस आवास को। एक्चुअल में जो घोटुल होता है, ये कहते हैं कि यह एक युवा घर होता है, इसमें युवती और युवाओं को बंद किया जाता है, एक उत्सव होता है उनके पास। फिर उसके बाद वो डांस करते हैं 3-4 दिन के बाद निकल करके। और कहा जाता है कि इनकी जो नृत्य की प्रकृति है जनजातियों में सबसे बेहतर माना जाता है। तो घोटुल जो है एक प्रकार का युवा आवास होता है इनका, जिसमें युवा रहते हैं, युवा आवास होता है जिसमें अविवाहित युवा और युवतियां को रखा जाता है कुछ दिन के लिए, बाद में शादी की ब्याह की चीज होती है। और इनका जो नृत्य होता है ना, इनका नृत्य जनजातियों में सबसे अच्छा नृत्य माना जाता है, सबसे अच्छा नृत्य माना जाता है। और इसी घोटुल में ही जो युवा युवतियां हैं अविवाहित, ये कई सारे सांस्कृतिक चीजों को सीखते हैं, जिसमें एक नाच भी होता है, सांस्कृतिक कार्य सीखते हैं जिसमें ये नृत्य भी शामिल होता है। अच्छा, मैं बता रहा था जमींदार जनजाति ना, तो जमींदार जनजाति में मीणा तो ही है, एक और जनजाति है हलवा, और एक जनजाति है राजगोड़, ये भी जमींदार जनजाति है, जमींदार जनजाति। एक जनजाति आप लोग सुने होंगे नागा, नागालैंड में पाया जाता है। माना जाता है कि बहुत ही डेंजरस जनजाति है, इन्हें बोला जाता है हेड हंटर जनजाति।
हेड हंटर, सर का शिकार करती हैं, हेड हंटर जनजाति है। और ये कहते हैं कि ये जो जनजाति है जब पड़ोसी कबीले पर आक्रमण करती हैं तो आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है ना कितना डेंजरस है। उसका वजह है कि वहां की जनजातियां भी डेंजरस है। नागा जो जनजाति है जब किसी कबीले पर आक्रमण करती हैं तो उनका सीधा सा उद्देश्य होता है आक्रमण करो, उसके गर्दन को काट लाओ, गर्दन को काट के ला करके अपने कबीले में टांग देते हैं अपने प्रभाव को दिखाने के लिए। तो भारत की सबसे खतरनाक जनजाति मानी जाती है नागा। हेड हंटर जो शिकार करती है तो गर्दन काट लेती है। इसी प्रकार नागा कुछ ऐसी जनजाति हैं जो स्थानांतरित खेती करती हैं, स्थानांतरित कृषि करती हैं। इसमें नागा भी शामिल है। नॉर्थ ईस्ट की ज्यादातर जनजाति है। इसके अलावा गारो, खासी और वैगा ये स्थानांतरित कृषि करते हैं। क्योंकि नागा मैंने बताया कि थोड़ा डेंजरस है तो अपने सुरक्षा के लिए क्या काम करते हैं कि इनका जो घर होता है ना वो पहाड़ों के चोटी पर होता है, पहाड़ों के शीर्ष पर होता है ताकि ये सुरक्षित रहे। और ये स्थानांतरित खेती करती है नागा जनजाति। इसी प्रकार कुछ जनजातियां हैं जिसमें बहुपति प्रथा होता है। मैंने बताया एक जौनसारी है ना, कुछ और होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे गोंड जनजाति जो है यहाँ भी बहुपति प्रथा होता है। बैगा जनजाति यहाँ भी बहुपति प्रथा। लुशाई जो जनजाति यहाँ भी बहुपति प्रथा। इसके अलावा मोन जनजाति यहाँ भी बहुपति प्रथा होता है। टोड जो जनजाति है यहाँ भी बहुपति प्रथा, और जौनसारी में भी जौनसारी जनजाति। और टोड जनजाति में एक प्रथा और है, न केवल बहुपति प्रथा बल्कि एक जनजाति यहाँ जिसे बोलते हैं भातृ बहुपति। भातृ बहुपति। भातृ का मतलब हो गया कि बड़ा भाई शादी कर लिया, बाकी के जितने भाई हैं उसी के साथ रहेंगे, यानी एक ही औरत घर में आएगी। उसके फायदे भी होते हैं, इसी वजह से शायद यहाँ पे चलता होगा। क्योंकि मान लेते हैं कि जब 5 भाई हैं और जमीन का एक छोटा सा ही टुकड़ा है जिससे वो जीवन यापन कर रहे हैं, तो इसे 5 भागों में बांटा जाएगा। तो फिर उसके बाद 5 से फिर 5 होंगे, तो फिर इसका 5 होगा, है ना, इस तरीके से। तो आप देखते हैं एक समय ऐसा खत्म हो जाएगा। तो ये इनको लगता है कि शादी हो सिर्फ एक भाई की, 5 लोगों की पत्नी बन के रहेगी वो। अब उससे जितने बच्चे पैदा होंगे, लड़की पैदा हुई दूसरी जगह शादी हो गया, लड़का पैदा हुआ 4 लड़के पैदा हुए, तो फिर चारों लड़कों में एक भाई शादी करेगा, बाकी लोगों की पत्नी बनेगी। तो इनका ये जो एरिया है ना, जमीन जो है ना कृषि या जिस चीज के लिए, वो उतना ही बना रहेगा, वो कम नहीं होगा, बना रहेगा। तो इसका एक अलग फायदे भी होते हैं। हो सकता है उनके दिमाग में चीजें रही हो तो अपनी इस चीज को करें। और ये टोड पशुचारी जनजाति माने जाते हैं, पशु वगैरह चराते हैं, पशुचारी जनजाति माने थे। ऐसी एक जनजाति है थारू। ये जस्ट इसके अलग है, टोड से जस्ट अपोजिट है थारू। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है, संयुक्त परिवार की प्रथा मिलती है। कई पुश्तों तक लोग एकजुट ही रहते हैं, अलग होते ही नहीं है, एक ही साथ। और कहते हैं कि भारत में kuछ ऐसी थारू जनजाति के परिवार हैं जिसमें 500 से ज्यादा सदस्य, 500 से ज्यादा सदस्य हैं। पता चला एक परिवार कई पुश्तों से उनका विभाजन नहीं हुआ है, उन्होंने बंटवारा नहीं किया है, सब लोग ज्वाइंट फैमिली की तरह मिलकर के रह रहे हैं। और 500 से ज्यादा परिवार है, सब लोग मिलकर के, ये भी एक आनंद होगा इसमें भी कि सब लोग मिलकर के रह रहे होंगे, एक साथ खाना बन रहा होगा, ढेर सारा डेस्क लग रहा होगा कि बहुत मेहनत लगता होगा, लेकिन लोग भी तो बहुत हैं, कोई मेहनत नहीं लगता होगा, सब लोगों को काम छोटे छोटे बच्चे होंगे, मिल बार के रहना। और ये मेरे लिए मतलब मैं पर्सनली ज्वाइंट फैमिली को बहुत ही बेहतरीन मानता हूँ, बेस्ट मानता हूँ। ये अलग चीज है कि आज की इस भौतिकवादी युग में लोग ज्वाइंट फैमिली को तरजीह नहीं देते हैं, लेकिन मानसिक शांति, स्वस्थ जीवन के लिए ज्वाइंट फैमिली बहुत जरूरी होता है।
आज भौतिकवादी जमाने में लोग एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए दुनिया भर की बीमारियां, डिप्रेशन, सुसाइड वहीं हो रहा है जहां पे लोग एकल परिवार की तरह रह रहे हैं, आपसी कलह, झगड़े, लड़ाई। और जिस किसी के भी अंदर पारिवारिक समरसता को लेकर के चलने की साहस नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता, हमेशा विफल रहेगा। आप परिवार को एक साथ लेकर के चलिए, उनसे आगे निकलेंगे जो अकेले चल रहे हैं। इसलिए ये चीजें बड़ी अच्छी मानी जाती है। एक दौर था, याद करिए, जब आपके पता चले कि सभी लोग भाई, दादा के भाई लोग एक साथ रह रहे हैं। उस समय देखिए, आज आप अलग होने के बाद भी आप वहां तक नहीं हैं। उनकी हेल्थ, उनका जो रेपुटेशन, वो अब नहीं है। एकल परिवार ने इन सब चीजों को विखंडित कर दिया, क्योंकि आप तक ही केंद्रित कर दिया कि हम कैसे खाएंगे, हम कैसे जिएंगे, बस। तो अच्छा, थारू लोगों के बारे में एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि ये अभी दीपावली बीता है, तो ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते थे। ये भी प्रश्न पूछता है, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो ये प्रमुख जनजातियों के बारे में प्रमुख विशेषताएं रही हैं। भारत में कौन कौन सी जनजातियां कहां कहां पाई जाती है, आप इसे कहीं से भी लिस्ट निकाल करके इसी के साथ नोट्स कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और कंठस्थ कर लीजिएगा। तो यहीं से ये जो पूरा हम लोगों का सेक्शन रहा जनजाति और प्रजाति वाला, वो एंड हो गया है। फिर हम लोग देखते हैं दूसरे किसी टॉपिक पे।